नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 के हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आए और समझ में भी आए। ये लेंथी चैप्टर हैं और तो चलो दोस्तों, आज कंप्लीट करते हैं 4th चैप्टर को। सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। यद्यपि प्रथम दोनों वर्गों के सदस्यों ने सामाजिक व्यवस्था को स्थिर और अपरिवर्तनीय पाया, परंतु वहाँ अनेक प्रक्रियाएं थी जो व्यवस्था को बदल रही थी। इनमें से कुछ जैसे परमाणु परिवर्तन धीरे धीरे लगभग अदृश्य थे। अन्य परिवर्तन जैसे कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव और भूमि का उपयोग अधिक स्पष्ट थे। लॉर्ड और सामंत के सामाजिक और आर्थिक संबंध इन परिवर्तनों से बने थे और इन्हें प्रभावित भी कर रहे थे। हम इन प्रक्रियाओं की बारी बारी से जांच करेंगे। पर्यावरण। 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप का अधिकांश भाग विस्तृत वनों से घिरा हुआ था, अतः कृषि के लिए उपलब्ध भूमि सीमित थी। इसके साथ ही अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट कृषक अत्याचार से बचने के लिए वहां से भागकर वनों में शरण ले सकते थे। इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था। इससे सर्दियां प्रचंड और लंबी अवधि की हो गई। फसलों का उपज काल छोटा हो गया और इसके कारण कृषि की पैदावार कम हो गई। 11वीं सदी से यूरोप में गर्माहट का दौर शुरू हो गया और औसत तापमान बढ़ गया, जिससे कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ा। कृषकों को कृषि के लिए अब लंबी अवधि मिलने लगी। मिट्टी पर पानी का असर कम होने के कारण आसानी से खेती की जा सकती थी। पर्यावरण इतिहासकारों का कहना है कि इससे यूरोप के अन्य भागों के वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी हुई। फलस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ। भूमि का उपयोग। प्रारंभ में कृषि प्रौद्योगिकी बहुत आदिम किस्म की। कृषक को मिलने वाली यांत्रिक मदद केवल बैलों की जोड़ी से चलने वाला लकड़ी का हल था। यह हल केवल पृथ्वी की सतह को खुरच ही सकता था। यह भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरह से बाहर निकाल पाने में असमर्थ था, इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। भूमि को प्राय 4 वर्ष में एक बार हाथ से खोदा जाता था और इसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी। साथ ही फसल चक्र के एक प्रभावहीन तरीके का उपयोग हो रहा था। भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग में शरद ऋतु में सर्दी का गेहूं बोया जाता था, जबकि दूसरी भूमि को प्रति या खाली रखा जाता था। अगले वर्ष प्रति भूमि पर राई बोई जाती, जबकि दूसरा आधा भाग खाली रखा जाता। इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की उर्वरता का धीरे धीरे ह्रास होने लगा और प्राय अकाल पड़ने लगे। दीर्घकालीन कुपोषण और विनाशकारी अकाल बारी बारी से पड़ने लगे, जिससे गरीबों के लिए जीवन अत्यंत दुष्कर हो गया। इन कठिनाइयों के बावजूद लॉर्ड अपनी आय को अधिकतम करने के लिए उत्सुक रहते थे। हालांकि भूमि के उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए कृषकों को मैनरोल एस्टेट की समस्त भूमि को कृषिगत बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था और इस कार्य करने के लिए उन्हें नियमानुसार निर्धारित समय से अधिक समय देना पड़ता था। कृषक इस अत्याचार को चुपचाप नहीं सह सकते थे, चूंकि ये खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया। वे अपने खेतों पर कृषि करने में अधिक समय लगाने लगे और उस मेहनत का अधिकतर उत्पाद अपने लिए रखने लगे। वे बेकार करने से बचने लगे। चारागांव वन भूमि के कारण उनका उन लॉर्डों के साथ विवाद होने लगा। लॉर्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे, जबकि कृषक इसको संपूर्ण समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली साझा संपदा मानते थे। नई कृषि प्रौद्योगिकी। 11वीं सदी तक विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव के प्रमाण मिलते हैं। मूल रूप से लकड़ी से बने हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाले हल और सांचेदार पटरे मोल्ड बोर्ड्स का उपयोग होने लगा। ऐसे हल अधिक गहरा खोद सकते थे और सांचेदार पटरे सही ढंग से ऊपरी मृदा को पलट सकते थे। इसके फलस्वरूप भूमि में व्याप्त पौष्टिक तत्वों का बेहतर उपयोग होने लगा। पशुओं को हलों में जोतने के तरीके में सुधार हुआ। नेक हार्नेस के स्थान पर जुआ अब कंधे पर बांधा जाने लगा। इससे पशुओं को अधिक शक्ति मिलने लगी। घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी, जिससे उनके खुर सुरक्षित हो गए। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग बहुतायत में होने लगा। यूरोप में अन्न को पीसने और अंगूरों को निचोड़ने के लिए अधिक जल शक्ति वायु शक्ति से चलने वाले कारखाने स्थापित हो रहे थे। भूमि के उपयोग के तरीके में बदलाव आया। अब सबसे क्रांतिकारी था 2 खेतों वाली व्यवस्था से 3 खेतों वाली व्यवस्था में परिवर्तन। इस व्यवस्था में कृषक 3 वर्षों में से 2 वर्ष अपने खेत का उपयोग कर सकता था, बशर्ते वह एक फसल शरद ऋतु में और उसके 1.5 वर्ष पश्चात दूसरे बसंत में होता। इसका अर्थ था कि कृषक अपनी जोतों को 3 खेतों में बांट सकते थे।
वे मानव उपभोग के लिए एक खेत में शरद ऋतु में गेहूं या राई बो सकते थे, दूसरे में बसंत ऋतु में मनुष्य के उपभोग के लिए मटर, सेम और मसूर तथा घोड़ों के लिए जौ और बाजरा बो सकते थे। तीसरा खेत प्रति यानी खाली रखा जाता था। प्रत्येक वर्ष वे तीनों खेतों का प्रयोग बदल बदल कर करते थे। इन सुधारों का भूमि की प्रत्येक इकाई में होने वाले उत्पादन तेजी से बढ़ोतरी हुई, भोजन की उपलब्धता दुगनी हो गई, मटर और सेम जैसे पौधों का अधिक उपयोग, एक औसत यूरोप में अधिक प्रोटीन का तथा उनके पशुओं के लिए अच्छे चारे का स्रोत बन गए। फलस्वरूप कृषि को बेहतर अवसर मिलने लगा। वे अब कम भूमि पर अधिक भोजन का उत्पादन कर सकते थे। 13वीं सदी तक एक कृषक के खेत का औसत आकार 100 एकड़ से घटकर 20 से 30 एकड़ तक रह गया। छोटी जोतों पर अधिक कुशलता से कृषि की जा सकती थी और उसमें कम श्रम की आवश्यकता थी। इससे कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए समय मिला। इनमें से कुछ प्रौद्योगिकी बदलावों में अत्यधिक धन लगता था। कृषकों के पास पनचक्की और पवन चक्की स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए इस मामले में पहल वार्डों द्वारा की गई। परंतु कृषक भी कई अन्य क्षेत्रों में पहल करने में सक्षम रहे, जैसे कि खेती योग्य भूमि का विस्तार करने में उन्होंने फसलों को 3 चक्रीय व्यवस्था को अपनाया और गांव में लोहार की दुकानें में भट्टियां स्थापित की, जहां पर लोहे की नोक वाले हल और घोड़े की नाल बनाने और मरम्मत करने के काम को सस्ती दरों पर किया जाने लगा। 11वीं सदी से व्यक्तिगत संबंध जो सामंतवाद का आधार थे कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि आर्थिक लेनदेन अधिक से अधिक मुद्रा पर आधारित होने लगा। लार्डों को लगान उनकी सेवाओं के बजाय नकदी में लेना अधिक सुविधाजनक लगने लगा और कृषकों ने अपने फसल व्यापारियों को मुद्रा में उन्हें वस्तुओं से बदलने के स्थान में बेचना शुरू कर दिया, जो पुनः उन वस्तुओं को शहर में बेच देते थे। धन का बढ़ता उपयोग कीमती को प्रभावित करने लगा, जो खराब फसल के समय बहुत अधिक हो जाती थी। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में 1270 और 1320 के बीच कृषि मूल्य दोगुने हो गए थे। चौथा वर्ग, नए नगर और नगरवासी। कृषि में विस्तार के साथ ही उससे संबंधित 3 क्षेत्रों जनसंख्या, व्यापार, नगरों का विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या जो 1000 में लगभग 420 लाख थी, बढ़कर 1200 में लगभग 620 लाख और 1300 में 730 लाख हो गए। बेहतर आहार का अर्थ लंबी जीवन अवधि था। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक की जा सकती थी। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों और बालिकाओं की जीवन अवधि छोटी होती थी, क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके नगर उजाड़ और तबाह हो गए थे, परंतु 11वीं सदी से जब कृषि का विस्तार हुआ और वह अधिक जनसंख्या बाहर से आने में सक्षम हुई, तो नगर फिर से बढ़ने लगे। जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था, उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई जहाँ वे अपना एक बिक्री केंद्र स्थापित कर सके और जहाँ से वे अपने उपकरण और कपड़े खरीद सकें। इस जरूरत ने मियादी हाट मेलों को बढ़ावा दिया और छोटे विपणन केंद्रों पर विकास किया, जिनमें धीरे धीरे नगरों के लक्षण विकसित होने लगे। एक नगर चौक, चर्च, सड़कें जहाँ पर व्यापारी घर और दुकानों का निर्माण कर सके और एक कार्यालय जहाँ से नगर पर शासन करने वाले व्यक्ति मिल सके। दूसरे स्थान पर नगरों का विकास बड़े दुर्गों, विस्फोट का जागीरों और बड़े चर्चों के चारों तरफ होने लगा। नगरों में लोग सेवा के स्थान पर उन लॉर्डों को जिनकी भूमि पर नगर बसते कर देने लगे। नगरों ने कृषक परिवारों के जवान लोगों को वेतनी कार्य और लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति की अधिक संभावनाएं प्रदान की। नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है, एक प्रसिद्ध कहावत थी। स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषिदास भागकर नगरों में छिप जाते थे। अपने लाड़ों की नज़रों से एक वर्ष व एक दिन तक छिपे रहने में सफल रहने वाला कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति या तो स्वतंत्र कृषक या भगोड़े कृषिदास थे, जो कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे। दुकानदार व्यापारी बहुतायत में थे। बाद में विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों रेम्स फ्रांसीसी कैथेड्रल नगर, 17वीं सदी का नक्शा। जैसे साहूकार वकीलों की आवश्यकता हुई, बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने समाज में एक चौथा वर्ग बना लिया था। आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी गिल्ड था। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था। यह अनुष्ठानिक
समारोह के लिए था, जहां गिल्डों के प्रधान औपचारिक रूप से मिला करते थे। पहरेदार नगर के चारों ओर गश्त लगाकर शांति स्थापित करते थे। संगीतकारों को प्रतिभोजों और नागरिक जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था। सराय वाले यात्रियों की देखभाल करते थे। 11वीं सदी आते आते पश्चिमी एशिया के साथ नवीन व्यापार मार्ग विकसित हो रहे थे। विषय 5 देखिए। स्कैंडिनेविया के व्यापारी वस्त्र के बदले में फर से जहाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिण की समुद्र यात्रा करते थे और अंग्रेज व्यापारी रांगा बेचने के लिए आते थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा था। पहले दस्तकारों को एक मैनर से दूसरे मैनर में जाना पड़ता था, पर अब उन्हें एक स्थान पर बसना अधिक आसान लगा, जहाँ वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके और फिर अपनी आजीविका के लिए उनका व्यापार हो सके। जैसे जैसे नगरों की संख्या बढ़ने लगी और व्यापार का विस्तार होता गया, नगर के व्यापारी अधिक अमीर और शक्तिशाली होने लगे और अभिजातता के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। कैथीड्रल नगर। चर्चों को दान देना अमीर व्यापारी द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। 12वीं सदी से फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। यद्यपि ये मठों की संपत्ति थे, पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उनके निर्माण में सहयोग दिया। कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथीड्रल के आसपास का क्षेत्र अधिक बस गया और जब उनका निर्माण पूर्ण हुआ तो वे स्थान तीर्थ स्थल बन गए। इस प्रकार उनके चारों तरफ छोटे नगर विकसित हुए। कैथीड्रल इस प्रकार बनाए गए थे कि पादरी की आवाज़ लोगों के जमा होने वाले सभागार साफ सुनाई पड़ सके और वृक्षों का गायन भी अधिक मधुर सुनाई पड़े। साथ ही लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाली घंटियां दूर तक सुनाई पड़ सके। खिड़कियों के लिए अभिरंजित कांच का प्रयोग होता था। दिन के वक्त सूरज की रोशनी उन्हें कैथीड्रल के अंदर के व्यक्तियों के लिए चमकदार बना देती थी और सूर्यास्त के पश्चात मोमबत्तियों की रोशनी उन्हें बाहर के व्यक्तियों के लिए दृश्यमान बनाती थी। अभिरंजित कांच की खिड़कियों पर बने चित्र बाइबल की कथाओं का वर्णन करते थे, जिन्हें अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकते थे। साल्सबरी कैथीड्रल, इंग्लैंड। चौदहवीं सदी का संकट। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। ऐसा 3 कारकों की वजह से हुआ। उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया था। पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए, ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। तूफानों और सागरीय बाढ़ों ने अनेक फार्म प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को करों द्वारा कम आमदनी हुई। 13वीं सदी के पूर्व के अनुकूल जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगल और चारागाह कृषि भूमि में बदल गए। परंतु गेंद जुताई ने फसलों के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र के प्रचलन के बावजूद भूमि को कमजोर बना दिया। उचित भू संरक्षण के अभाव में ऐसा हुआ। चारागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आ गई। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेज से हुई कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए, जिसका तत्कालिक परिणाम था काल। 1315 से 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। इसके पश्चात 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मौतें हुई। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी आई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा, उसमें सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। इससे भी बुरा समय अभी आना बाकी था। 12वीं 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य विस्तार हुआ तो दूर देशों से व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तटों पर आने लगे। पोतों के साथ साथ चूहे आए, जो अपने साथ ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण ब्लैक डेथ लाए। पश्चिमी यूरोप जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक अलग थलग रहा, 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का करीब 20% भाग इसमें काल कवलित हो गया, जबकि कुछ स्थानों में मरने वालों की संख्या वहाँ की जनसंख्या 40% तक की थी।
व्यापार केंद्र होने के कारण नगर सबसे अधिक प्रभावित हुए। मंद समुदाय जैसे मठों और आश्रम में जब एक व्यक्ति प्लेग की चपेट में आ जाता था तो सबको इससे बीमार होने में देर नहीं लगती और लगभग प्रत्येक मामले में कोई भी नहीं बचता था। प्लेग शिशुओं, युवाओं को और बुजुर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करता था। इस प्लेग के पश्चात 1360-1370 में प्लेग की अपेक्षा छोटी घटनाएं हुई। यूरोप की जनसंख्या 730 लाख से घटकर 1400 में 450 लाख हो गई। इस विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी के जुड़ने से व्यापक सामाजिक विस्थापन हुआ। जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आई। कृषि और उत्पादन के बीच गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया क्योंकि इन दोनों ही कामों में पर्याप्त संख्या में लग सकने वाले लोगों में भारी कमी आ गई थी। खरीदारों की कमी के कारण कृषि उत्पादों के मूल्यों में कमी आई। प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूरों, विशेषकर कृषि मजदूरों की भारी मांग के कारण मजदूरी की दरों में 250% तक की वृद्धि हो गई। बचा हुआ श्रमिक बल अब अपनी पुरानी दरों से दोगुनी की मांग कर सकता था। सामाजिक असंतोष। इस तरह लॉर्डों की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई। मजदूरी की दरें बढ़ने और कृषि संबंधी मूल्यों की गिरावट ने अभिजात वर्ग की आमदनी को घटा दिया। निराशा में उन्होंने उन धन संबंधी अनुबंधों को तोड़ दिया जिसे उन्होंने हाल ही में अपनाया था और उन्होंने पुरानी मजदूरी सेवाओं को फिर से प्रचलित कर दिया। इसका कृषकों, विशेषकर पढ़े लिखे और समृद्ध कृषकों द्वारा हिंसक विरोध किया गया। 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में, 1358 में फ्रांस और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह किए। यद्यपि इन विद्रोहों का क्रूरतापूर्ण दमन कर दिया गया, पर महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये विद्रोह सर्वाधिक हिंसक तरीकों से उन स्थानों पर हुए जहाँ पर आर्थिक विस्तार के कारण समृद्धि हुई थी। यह इस बात का संकेत था कि कृषक पिछली सदियों में हुए लाभों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तीव्र दमन के बावजूद कृषक विद्रोह की तीव्रता ने यह सुनिश्चित कर दिया कि पुराने सामंती रिश्तों को पुनः लादा नहीं जा सकता। धन अर्थव्यवस्था, मनी इकोनॉमी काफ़ी अधिक विकसित थी जिसे पलटा नहीं जा सकता था। इसलिए यदि लॉर्ड विद्रोह का दमन करने में सफल रहे, परंतु कृषकों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि दासता के पुराने दिन फिर नहीं लौटेंगे। 11वीं से 14वीं शताब्दियों में 1066 नॉर्मन लोगों के एंग्लो सैक्सनी लोगों को हराकर इंग्लैंड पर विजय। 1150 फ्रांस में कैथीड्रलों का निर्माण। 1315-17 यूरोप में महान अकाल। 1347-50 ब्यूबोनिक प्लेग। 1338-1466 इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 100 वर्षीय युद्ध। 1381 में कृषकों के विद्रोह। राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक हलकों में हुए विकास सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ साथ होते रहे। 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक और वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। यूरोप के लिए उनके द्वारा बनाए गए शक्तिशाली राज्य उस समय होने वाले आर्थिक बदलावों के समान ही महत्वपूर्ण थे। इसी कारण इतिहासकार इन राजाओं को नए शासक द न्यू मॉन्ट्रेज कहने लगे। फ्रांस में लुईस 11वां, ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन, इंग्लैंड में हेनरी 7वां और स्पेन में इसाबेला और फर्डिनेंड निरंकुश शासक थे जिन्होंने संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक स्थायी नौकरशाही राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू किया। स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार की नई संभावना की शुरुआत की। 12वीं और 13वीं सदी में होने वाला सामाजिक परिवर्तन राजतंत्र सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। जागीरदारी, वैसलेस और सामंतवादी ओर्डरशिप वाली सामंत प्रथा के विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति से इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका दिया। शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया और उसके स्थान पर मधुर बड़ी तोपों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी। अभिजात वर्ग का विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के समझ टुकड़े टुकड़े हो गया। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम पिकनिक मनाती है 16वीं सदी के अंतिम दशकों में। नए शासक 1466 से 1559 फ्रांस में नए शासक। 1474 से 1556 स्पेन में नए शासक। 1485 से 1570 इंग्लैंड में नए शासक। करों को बढ़ाने शासकों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ जिससे वे पहले से बड़ी सेनाएं रख सके। इस तरह उन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा विस्तार किया तथा
राजसत्ता के प्रतीक होने वाले आंतरिक प्रतिरोधों को दबाया, किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि केंद्रीकरण का अब जात वर्ग ने विरोध नहीं किया। राजसत्ता विरुद्ध हुए विरोधों का एक समान मुद्दा कराधान था। इंग्लैंड में विद्रोह हुआ, जिनका 1447, 1536, 1547, 1549 और 1553 दमन कर दिया गया। फ्रांस में लुई 11 1461 से 83 को ड्यूक लोगों राजकुमारी के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। अवर कोटि के विजातों और अधिकतर स्थानीय सभाओं सदस्यों ने भी अपनी शक्ति के जबरदस्त हड़पे जाने का विरोध किया। 16वीं सदी में फ्रांस में होने वाला धर्मयुद्ध कुछ हद तक शाही सुविधाओं और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच संघर्ष थे। अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक चतुरतापूर्ण परिवर्तन किया। नई शासन व्यवस्था विरोधी रहने के स्थान पर उन्होंने जल्दी अपने को राजभक्तों में बदल लिया। इसी कारण से शाही निरंकुशता को सामंतवाद का परिष्कृत रूप माना जाता है। वास्तव में लॉर्ड जैसे व्यक्ति जो सामंती प्रथा में शासक थे, राजनीतिक परिदृश्य पर अभी भी छाए रहे। उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में स्थायी स्थान दिए गए, परंतु नई शासन व्यवस्था कई महत्वपूर्ण तरीकों में अलग थी। शासक अब उस पिरामिड के शिखर पर नहीं था जहाँ राजभक्ति विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी। वह अब व्यापक दरबारी समाज, आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। सभी राजतंत्र, चाहे वे कितने भी कमजोर या शक्तिशाली हो, उन व्यक्तियों का सहयोग चाहते थे जिनके पास सत्ता हो। धन इस प्रकार के सहयोग को सुनिश्चित करने का साधन बन गया। समर्थन धन के माध्यम से दिया गया प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए धन गैर अभिजात वर्ग जैसे व्यापारियों साहूकार में प्रवेश करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। वे राजाओं को धन उधार लेते थे और जो इसका उपयोग सैनिकों को वेतन देने के लिए करते थे। शासकों ने इस प्रकार राज्य व्यवस्था में गैर सामंती तत्वों के लिए स्थान बना दिया। फ्रांस और इंग्लैंड का बाद का इतिहास इन शक्ति संरचनाओं में हो रहे परिवर्तनों से बनना था। 1614 में बालक शासक लुई 13 के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा, जिसे एस्टेस जनरल कहते थे, जिसके 3 सदन थे, 3 वर्गों पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और अन्य का प्रतिनिधित्व करते थे, का एक अधिवेशन हुआ। इसके पश्चात 2 सदियों 1779 तक के इसे फिर नहीं बुलाया गया, क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ अपनी शक्ति बांटना नहीं चाहते थे। इंग्लैंड में जो हुआ बहुत अलग था। नॉर्मन विजय से भी पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की मान परिषद होती थी। कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी। यह आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुई, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसके सदस्य लॉर्ड ऑफ पादरी थे, हाउस ऑफ कॉमन्स जो नगरों ग्रामीण क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करते थे, शामिल थे। राजा चार्ल्स प्रथम 1629 से 40 ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्षों तक शासन किया। एक बार जब धन की आवश्यकता पड़ने पर वह उसे बुलाने को बाध्य हुआ तो पार्लियामेंट का एक भाग उसके विरोध में हो गया और बाद में उसे प्राणदंड देकर राजतंत्र गणतंत्र की स्थापना की गई। परंतु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाई और राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई, परंतु इस शर्त पर कि अब पार्लियामेंट नियमित रूप से बुलाई जाएगी। वर्तमान में फ्रांस में गणतंत्र की सरकार है और इंग्लैंड में राजतंत्र है। इसका कारण है कि 17वीं सदी के बाद दोनों राष्ट्रों के इतिहास में अलग अलग दिशाएं अपनाई। दोस्तों, आज हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।